अरावली पर्वतों की तलहटी में बसा एक विस्तृत और मनोरम राज्य था वज्रपुर। सोने सी चमकती रेत, नीले आसमान को छूती मीनारें और हवाओं में खुली शहनाइयों की धुन इस राज्य को जन्नत जैसा बनाती थी। वज्रपुर के शासक थे राजा रुद्र प्रताप सिंह। राजा रुद्र प्रताप युवा, वीर, न्यायप्रिय और अपार शक्ति का स्वामी। राज्य की हर कन्या उनके रूप, शौर्य और व्यक्तित्व से प्रभावित रहती, पर रुद्र, उनके दिल में हमेशा एक खालीपन था, जैसे कोई टुकड़ा उनकी जिंदगी से गायब हो। उधर वज्रपुर के बाहरी इलाके में रहती थी एक गरीब, शांत पर बेहद खूबसूरत लड़की, आर्या। वह झोपड़ी में रहती, तालाब से पानी लाती और पास के मंदिर की घंटियों की आवाज में खुद को संभालती रहती। लेकिन उसके मासूम चेहरे पर हमेशा एक रहस्य छिपा रहता, जैसे कोई गहरी चोट, कोई पुराना दर्द, जिसे वह दुनिया से छुपाए बैठी थी। और किस्मत ने एक दिन ऐसा मोड़ लिया कि राजा और वह गरीब लड़की एक ही राह पर आ खड़े हुए, और शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसमें प्रेम भी था, रहस्य भी था, धोखा भी था और एक ऐसा ट्विस्ट जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन वज्रपुर में काली घटाएं छाई थीं, तेज हवा चल रही थी और आसमान गड़गड़ाहट से कांप रहा था। राजमहल से कुछ दूरी पर राजा रुद्र अपने घोड़े पर सवार जंगल की ओर निकले हुए थे। अचानक बारिश इतनी तेज आई कि घोड़ा भी लड़खड़ाने लगा। तभी रास्ते में उन्होंने एक लड़की को देखा, भीगी हुई, सफेद दुपट्टा हवा में उड़ता हुआ, चेहरा घबराया हुआ, आंखों में अजीब सा डर। रुद्र ने घोड़ा रोका और पूछा, तुम यहां इस हालत में अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने कांपते हुए कहा, मैं रास्ता भटक गई हूं, कृपया मेरी मदद कीजिए। राजा कुछ बोल पाते उससे पहले ही लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी। रुद्र ने उसे बाहों में उठाया और पास की एक सुरक्षित छतरीनुमा जगह पर ले गए। उन्होंने आग जलाई और लड़की को गर्माहट देने की कोशिश की। बारिश 1 घंटे बाद थमी। लड़की धीरे धीरे होश में आई। उसने रुद्र को देखा, जैसे उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही हो, लेकिन फिर उसकी नजर अचानक झुक गई। धन्यवाद साहब, उसने धीमी आवाज में कहा। रुद्र को अजीब लगा, उसकी आंखों में बेहद गहरी उदासी थी, जैसे वह कोई बड़ा राज छुपा रही हो। तुम्हारा नाम? रुद्र बोले। आर्या। उसके बोलते ही हवा में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। रुद्र खुद नहीं समझ पाए क्या था, पर वह नाम उनके दिल में उतर गया था। अगले दिन राजा ने मंत्री से कहा कि जंगल के पास रहने वाली उस लड़की की जानकारी निकाली जाए, पर मंत्री ने बताया, महाराज, वहां उस नाम की कोई लड़की रहती ही नहीं। रुद्र चौंक गए। उन्होंने खुद देखा था उसे, उसकी आवाज सुनी थी, उसका स्पर्श महसूस किया था, तो फिर वह थी कौन? अगले ही दिन रुद्र एक साधारण वेश में दोबारा उसी इलाके में गए, लेकिन आर्या कहीं नहीं मिली। पूछताछ करने पर पता चला कि कुछ दिनों पहले एक अनजान लड़की मंदिर में दिखाई देती थी, लेकिन उसका कोई पता ठिकाना नहीं था। और तभी मंदिर के पीछे वाले रास्ते से वही दुपट्टा हवा में उड़ता हुआ दिखा, सफेद, वही दुपट्टा जिसे उन्होंने बारिश वाले दिन उसके हाथ में देखा था। रुद्र ने उसका पीछा किया। वह दुपट्टा एक पेड़ की डाल में फंसा था। नीचे जमीन पर हल्की सी मिट्टी उखड़ी हुई थी, जैसे किसी ने वहां जोर से कदम मारे हो या भागते हुए गिरा हो। रुद्र नीचे बैठे और अचानक उखड़ी हुई मिट्टी के अंदर से उन्हें एक लोहे की छोटी सी पेटी मिली। उस पेटी पर एक अक्षर खुदा था, आर। आर यानी आर्या। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। पेटी पर ताला लगा था। रुद्र ने उसे अपने साथ ले लिया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस पेटी में ऐसा राज छिपा है जो पूरी वज्रपुर की किस्मत बदल देगा। 2 दिन बाद राजमहल में एक उत्सव था। राजा को जिज्ञासा थी, लेकिन मन किसी और में अटका था, उस लड़की में जिसने अचानक आकर उनकी नींदों को चुरा लिया था। और फिर उन्हें वही चेहरा भीड़ में दिखा, आर्या, सफेद साधारण लिबास, आंखों में वही उदासी और स्वर में वही झिझक। रुद्र आगे बढ़े, तुम यहां? आर्या घबरा गई। मैं काम ढूंढने आई हूं, किसी ने कहा कि महल में नौकरों की जरूरत है। राजा कुछ पल उसे देखते रह गए।
वो सुंदर थी, पर उससे भी अधिक रहस्यमयी। तुम महल में काम कर सकती हो, रुद्र ने कहा, लेकिन तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। आर्या अचानक चौंकी। डर? मैं क्यों डरूंगी? उसकी आंखों में एक पल को ऐसा भाव आया जैसे वो अपने भीतर कोई तूफान छुपाए बैठी हो। रुद्र उसकी नजरों में खुद को खो बैठे, और उसी पल से कहानी ने वो मोड़ लेना शुरू किया जिसकी किसी को खबर भी न थी। महल में आर्या काम करने लगी। वो शांत स्वभाव की, मेहनती और सबकी मदद करने वाली थी, लेकिन रात को वो अक्सर चौंक जाती, जैसे कोई आवाज सुन रही हो। कभी कभी उसके कमरे की मोमबत्ती खुद ब खुद बुझ जाती। एक दिन रुद्र महल के गलियारे से गुजर रहे थे। रात गहरी थी। अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज आई। वे आगे बढ़े। आर्या, फर्श पर बैठी हुई, आंखों से आंसू बहते हुए। आर्या, क्या हुआ तुम्हें? आर्या ने सिर उठाकर देखा, पर कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था कि रुद्र कुछ क्षण तक बोल ही नहीं पाए। तुम मुझसे छुपा क्यों रही हो? तुम्हारी तकलीफ मेरा हक नहीं जानना? रुद्र बोले। आर्या ने धीमी आवाज में कहा, आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता, और शायद पता चलने पर आप भी मुझसे दूर हो जाएंगे। क्यों? क्या राज है तुम्हारे पास? आर्या ने बस एक ही बात कही, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। रुद्र हिल गए। कौन लोग? आर्या ने जवाब नहीं दिया, बस इतना बोली, मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकती, किसी पर भी नहीं। रुद्र चाहते हुए भी उससे और कुछ नहीं पूछ पाए, पर उस रात उनकी नींद नहीं लगी, क्योंकि उन्हें साफ महसूस हुआ, आर्या वही नहीं है जो दिखाई देती है। रुद्र ने आखिरकार निर्णय किया कि उस लोहे की पेटी का ताला तोड़ा जाए। उन्होंने महल के सुनार को बुलाया। ताला टूटा और पेटी खुली। अंदर 3 चीजें थीं, एक पुरानी सोने की चूड़ी, एक अधजली तस्वीर, एक खत पर लिखा था, अगर यह खत किसी अजनबी के हाथ लगे तो जान लो कि आर्या को बचा लेना, क्योंकि वह राजकुल का आखिरी वारिस है। रुद्र स्तब्ध रह गए। आर्या के कमरे के बाहर पूरी रात शांति छाई रही, लेकिन राजा रुद्र प्रताप सो नहीं पाए। उनके दिमाग में बार बार वही शब्द घूमते रहे, वह राजकुल की आखिरी वारिस है। मतलब क्या था इसका? कौन सा राजकुल? आर्या कौन थी? सुबह होते ही राजा ने गुप्त मंत्रियों की बैठक बुलाई, पर किसी को भी इस पंक्ति का कोई संदर्भ नहीं मिला। वज्रपुर के इतिहास में किसी खोए हुए राजवंश का नाम नहीं था, किसी गुमशुदा राजकुमारी का भी जिक्र नहीं था। लेकिन रात को मिली खत ने सब बदल दिया था। रुद्र ने फैसला किया, अब आर्या को खुद सब बताना होगा, चाहे वह कुछ भी छुपा रही हो। आर्या की खामोशी। दोपहर के समय राजा ने आर्या को महल के बगीचे में बुलवाया। सूरज की रोशनी उसकी सादगी पर और भी निखार ला रही थी। आर्या, रुद्र ने शांत स्वर में कहा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। वह झिझकी। जी कहिए। रुद्र ने अपने अंगरक्षकों को दूर जाने का इशारा किया। तुम जंगल में एक पेटी गिरा कर आई थी। आर्या का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसके होंठ कांपे। वो पेटी आपने? हां, मैंने उसे पाया है और खोला भी है। आर्या पीछे हट गई, जैसे किसी ने उसके दिल पर वार कर दिया हो। महाराज, वो पेटी सिर्फ। वह रुक गई। रुद्र आगे बढ़े। उसमें लिखे पत्र में लिखा है कि तुम किसी राजकुल की आखिरी वारिस हो। यह सच है? आर्या ने पहली बार रुद्र की आंखों में सीधे देखा। उसकी आंखें डर और दर्द से भरी थी। अगर मैं सच्चाई बता दूं तो आप मुझे यहीं से निकाल देंगे। लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, मुझे पागल समझेंगे। मैं वादा करता हूं, जब तक मैं सुन न लूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। कुछ पल वह चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, सच यह है कि मैं उन लोगों से छिप रही हूं जिन्होंने मेरे पूरे परिवार को मार दिया, और अब वे मुझे भी मारना चाहते हैं। रुद्र ठिठक गए। तुम्हारा परिवार? लेकिन तुम तो गरीब बनाई गई हूं महाराज। आर्या ने आंसू पोंछते हुए कहा, जन्म से नहीं। आर्या ने पहली बार अपना सच खोला। कई वर्ष पहले उत्तरी दिशा में एक छोटा पर समृद्ध राज्य था, अर्यामार्ग। मेरे पिता उसके राजा थे, राजा आदित्य वर्मा। हमारी रियासत शांत, खुशहाल और सौम्य थी। रुद्र ध्यान से सुन रहे थे,
लेकिन एक दिन रात के अंधेरे में हमारे राज्य पर हमला हुआ। किसी बाहरी सेना ने नहीं, बल्कि हमारे ही विश्वसनीय मंत्रियों ने, जिनकी नजर सिंहासन पर थी। आर्या की आवाज टूट गई। मैं सिर्फ 7 साल की थी। मेरी मां ने मुझे अपने हाथों से एक गुप्त रास्ते से बाहर निकाला और हाथ में वह पेटी दी जिसे आपने पाया। उन्होंने कहा था, जिस दिन तुम ये पेटी खोलोगी तुम्हें अपना सच पता चल जाएगा। उसके बाद मैं अपने अंगरक्षक के साथ जंगलों में भटकती रही, महीनों तक भागते रहे। फिर एक दिन मेरे अंगरक्षक भी मारे गए। आर्या की आंखें नम हो गईं। मैं अकेली रह गई और उन लोगों ने पूरे राज्य को मिटा दिया, किसी को जीवित नहीं छोड़ा और सबूत भी नष्ट कर दिए। रुद्र ने धीमी आवाज में पूछा, यानी तुम एक गिरी हुई रियासत की राजकुमारी हो? आर्या ने हां में सिर हिलाया। और जो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं वे अब वज्रपुर में हैं। आर्या चुप रही, पर उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। रात को राजा रुद्र के कक्ष के बाहर पहरा बढ़ा दिया गया, लेकिन रुद्र को बेचैनी नींद न लेने देती। उन्हें साफ लग रहा था कि मामला सिर्फ एक गिरी हुई राजकुमारी का नहीं, बल्कि महल में मौजूद किसी व्यक्ति का हत्यारों से संबंध है। आर्या की पहचान किसी को पहले से पता है। कोई उसे खत्म करना चाहता है ताकि उसका वजूद हमेशा के लिए मिट जाए। अचानक कक्ष के बाहर हल्की सी आहट हुई। रुद्र तुरंत तलवार लेकर बाहर निकले। गली में कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक चमकता हुआ चाकू पड़ा था। उस पर लिखा था, जो उसके साथ है वह भी मरेगा। ये साफ चेतावनी थी। रुद्र समझ गए, अब राजमहल ही सुरक्षित नहीं रहा। अगली सुबह रुद्र ने आर्या को बुलाया। तुम्हें खतरा बढ़ गया है, अब तुम महल में खुले तौर पर नहीं रह सकती। आर्या ने घबराकर पूछा, तो मैं कहाँ जाऊंगी? रुद्र ने धीमी आवाज में कहा, सुरक्षित जगह पर, और तुम अकेली नहीं रहोगी। आर्या ने समझ लिया कि राजा उसके लिए कितना चिंतित था। लेकिन तभी प्रधानमंत्री वीरभद्र वहां आ गए। उनकी आंखों में अजीब चमक थी। वे कुछ देर तक आर्या को देखते रहे। रुद्र को एक पल को लगा जैसे उन्हें उसकी नजरों में कुछ गलत दिखा है। वीरभद्र बोले, महाराज, क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में चर्चा चल रही है? रुद्र ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, कौन सी चर्चा? वीरभद्र मुस्कुराए कि एक नई दासी आई है, पर उसके आने के बाद से महल में अजीब घटनाएं हो रही है। रुद्र ने सख्त स्वर में कहा, मैं महल में किसी पर बिना सबूत उंगली उठाने की इजाजत नहीं देता। वीरभद्र चुप हो गए, पर जाते जाते उन्होंने एक लंबी नजर आर्या पर डाली, जैसे वे उसे कहीं पहले देख चुके हो या जैसे वे उसे पहचानते हो। और इसी नजर से एक बात साफ हो गई, वज्रपुर में कोई है जो आर्या को पहचानता है। उसकी असल पहचान, उसका अतीत और उसकी मौत की कीमत। रात की हवा में अजीब सी ठंडक थी। रुद्र महल की छत पर खड़े दूर तक फैली वज्रपुर की रोशनी देख रहे थे, पर उनका मन कहीं और अटका था। आर्या की बातों में, उसकी आंखों में, उसके डर में और उस खत में लिखे शब्दों में, जो उसके साथ है वह भी मरेगा। रुद्र ने तलवार की मूठ पकड़ी। अब जो भी होगा मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसी समय पीछे से कदमों की आहट हुई। आर्या थी। आपने बुलाया था? रुद्र ने उसे देखा। सफेद चांदनी में उसका चेहरा और भी मासूम लग रहा था। हां, मैं चाहता हूं कि आज रात तुम महल के एक सुरक्षित हिस्से में रहो। कोई साधारण दासी का कमरा नहीं, जहां कोई भी पहुंच जाए। आर्या ने सिर झुकाकर कहा, पर मैं राजा की सुरक्षा का कारण क्यों बनूं? आप पर पहले ही खतरा है। रुद्र मुस्कुराए, यह मेरा फैसला है और राजा अपने फैसले नहीं बदलते। उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी राहत आई, लेकिन किस्मत को शायद यह राहत मंजूर ना थी, क्योंकि इसी रात ऐसा राज सामने आने वाला था जो पूरी कहानी को उलटने वाला था। रुद्र आर्या को लेकर महल के पिछले हिस्से में पहुंचे, जहां पीढ़ियों से राजा के अलावा कोई नहीं जाता था। वहां एक पुराना कंगूरेदार दरवाजा था, जिस पर सांप और कमल के चिन्ह बने थे। आर्या ने पूछा, ये जगह क्या है? रुद्र बोले, महल का गुप्त कक्ष। इसे सिर्फ राजा और राज्य के उत्तराधिकारी ही जानते हैं। जब दरवाजा खुला तो अंदर एक लंबा अंधेरा गलियारा दिखाई दिया,
दीवारों पर जलते मशाले थीं, जिनकी रोशनी में धूल उड़ रही थी। तुम यहां कुछ दिनों तक रहोगी, तब तक मैं पता लगाऊंगा कि तुम्हारे पीछे कौन है। आर्या ने आश्चर्य से पूछा, क्या इतना खतरा है? रुद्र ने गंभीर आवाज में कहा, जिस तरह वे तुम्हारे करीब पहुंच चुके हैं, अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं सिवाय इस कक्ष के। तभी अचानक किसी के तेज कदमों की आहट आई। दोनों चौंक कर मुड़े, पर गलियारे में कोई नहीं था। अचानक हवा की जलती हुई मशाल बुझ गई। अंधेरा गहराया। आर्या डर कर रुद्र के करीब आ गई। कौन है वहां? रुद्र गरजे। कोई जवाब नहीं। फिर धीरे धीरे गलियारे की दीवार पर एक परछाई उभरी, किसी आदमी की परछाई, जो कुछ दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। रुद्र ने तलवार निकाली। निकल बाहर! परछाई हिली और अगली ही पल गायब हो गई। आर्या कांपती आवाज में बोली, ये वही लोग हैं जो आर्यमार्ग पर हमला करने वालों जैसे काले लबादे में रहते थे, रात में दिखते और गायब हो जाते थे। रुद्र ने मशाल दोबारा जलाई। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, वो बोला, अब तुम अकेली नहीं हो। आर्या ने उसकी तरफ देखा। उस एक पल में उसके चेहरे का डर थोड़ा पिघला और उसकी आंखों में अनजाना भरोसा उभर आया। अगले ही दिन महल में खलबली मच गई। रुद्र को सुबह सुबह अंगरक्षक वीरन ने आकर बताया, महाराज, महल के पश्चिमी हिस्से में एक लाश मिली है। रुद्र तुरंत वहां पहुंचे। महल के पुराने कुएं के पास एक आदमी का शव पड़ा था। चेहरा किंचित दर्द से जमे हुए मुंह के साथ खुला हुआ, आंखें फटी हुई, और उसके हाथ में आर्या के कपड़े का एक टुकड़ा। रुद्र का दिल जैसे रुका। ये कैसे मिला उसके हाथ में? उन्होंने गुस्से में पूछा। सेनापति बोला, महाराज, लगता है कि वह इस कपड़े के सहारे किसी का पीछा कर रहा था, शायद उसी का जिसने उसे मारा है। पर यह संयोग बहुत बड़ा था। रुद्र जानते थे आर्या कल रात गुप्त कक्ष में थी। वह महल के पश्चिमी हिस्से में आ ही नहीं सकती थी। फिर यह कपड़ा वहां कैसे पहुंचा? क्या कोई उसकी फंसाने की कोशिश कर रहा था? राजा ने कठोर स्वर में कहा, इस मामले की जांच गुप्त रूप से की जाएगी। किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। रात को राजा गुप्त कक्ष में पहुंचे। आर्या एक कोने में दिए के पास बैठी थी। तुम्हारे कपड़े का एक टुकड़ा एक शव के हाथ में मिला है। आर्या के चेहरे का खून उतर गया। क्या? पर मैं तो यहां थी। मैं जानता हूं, कोई तुम्हें दोषी दिखाना चाहता है। आर्या की आंखें भर आईं। क्यों? मैं किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकती हूं? रुद्र उसके बिल्कुल पास बैठ गए। शायद जो राज तुम छुपाए बैठी हो, वही उनका डर बना हुआ है। यदि तुम राजकुल की आखिरी वारिस हो, तो तुम्हारा जिंदा रहना कई लोगों के लिए खतरा है। आर्या ने रुद्र को ध्यान से देखा। आप क्यों मेरी इतनी चिंता करते हैं? मैं आपके राज्य की नहीं, आपके खून की नहीं, आपकी प्रजा भी नहीं। रुद्र धीरे से बोले, दिल, खून या पद नहीं देखता आर्या, और तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है वह सिर्फ तुम्हारा नहीं, इंसानियत का अपमान है। आर्या की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार रुद्र का हाथ पकड़ लिया। उन दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था, भावनाओं से भरा हुआ, अनकहे शब्दों से भरा हुआ। रुद्र अगले दिन महल के प्राचीन अभिलेखागार में गए, जहां पुराने ग्रंथ, नक्शे और राजवंशों के दस्तावेज रखे थे। घंटों की खोज के बाद उन्हें एक धूल भरी पुस्तक मिली। उसका नाम था आर्यमार्ग राजवंश वृत्तांत। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। आर्यमार्ग के राजा आदित्य वर्मा का एकमात्र उत्तराधिकारी आर्या नाम की कन्या थी, जो राज्य पर हुए हमले में गुम हो गई। हमले के पीछे मुख्य साजिशकर्ता वज्रपुर का ही कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति माना जा रहा है। रुद्र स्तब्ध। वज्रपुर का कोई व्यक्ति? अपने ही राज्य का कोई दूसरी रियासत को नष्ट करने में शामिल? ये बात हजम करना मुश्किल था, लेकिन अगले पन्ने पर जो लिखा था उसने सब बदल दिया। हमले की योजना वज्रपुर के एक राजमंत्री द्वारा बनाई गई, जिसका नाम दस्तावेज में सुरक्षित नहीं कर पाए। रुद्र ने किताब जोर से बंद कर दी। राजमंत्री? क्या वह वीरभद्र? वही आदमी जिसकी नजरों में आर्या को देखते समय एक अजीब सी चमक थी? वही जो उसके बारे में गलत अफवाहें फैला रहा था? वही जो रात को संदिग्ध ढंग से गायब हो जाता था?
रुद्र ने गहरी सांस ली। अगर वीरभद्र ही अपराधी है तो वह महल में अभी आजाद घूम रहा है और आर्या किसी भी पल खतरे में है। रुद्र उस रात दोबारा सो नहीं पाया। दिन दहाड़े हुई हर घटनाओं ने उसके भीतर कुछ ऐसा जगा दिया था जो वर्षों से सोया पड़ा था। एक राजा का कर्तव्य और एक आदमी का डर। डर इस बात का कि कहीं आर्या को उसके कारण तकलीफ न पहुंचे। सुबह होते ही रुद्र ने महल के पुराने नक्शे निकाल मंगाए। किंवदंती थी कि सिंहराज महल में एक नहीं बल्कि दो गुप्त मार्ग हैं। एक जिसे दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए बनाया गया था और दूसरा जिसे केवल महाराजा और राजवंश की रानियां ही जानती थीं। रुद्र ने पहला रास्ता तो रात में ढूंढ लिया था, जिससे दीवार के पीछे का तहखाना खुला, लेकिन दूसरा, वह रहस्य आज तक किसी को नहीं मिला था। रानी सारिका की मृत्यु को पूरे 6 वर्ष बीत चुके थे। उनका कक्ष उस दिन से बंद था। रुद्र ने कभी हिम्मत ही नहीं जुटाई थी उसे खोलने की, पर आज उसे लगा कि जवाब यहीं छुपे हैं। दरवाजा खोलते ही हल्की सी खुशबू बाहर आई, वही खुशबू जो रानी सारिका को पसंद थी, परफ्यूम और चंदन का मिश्रण। कमरे के भीतर धूल जमा थी, पर एक बात अजीब थी। खिड़की के नीचे का फर्श बिल्कुल साफ, जैसे जमीन को हर हफ्ते कोई साफ करता हो। रुद्र तुरंत झुककर देखने लगा। वहां फर्श पर हल्के हल्के घर्षण के निशान थे, मानो खिड़की का पैनल अक्सर खिसकाया जाता हो। उसने पैनल को धक्का दिया और वहां बिल्कुल आसानी से दूसरी ओर खिसक गया। पीछे एक और दीवार थी और दीवार के बीच में एक छोटा सा गोल छेद जो अंदर से घुमाए जाने वाले की लॉक जैसा था। ये मां ने कभी नहीं बताया, रुद्र फुसफुसाया। उधर दूसरी ओर आर्या अपने कमरे में बेचैनी से बैठी थी। उसके मन में लगातार वही सवाल घूम रहा था। कौन था वो अदृश्य आदमी और क्यों उसे लगता था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अचानक कमरे की खिड़की से पर्दे हिले। हवा नहीं थी। आर्या का दिल जोर से धड़का। वह उठकर पास गई, कहीं कोई खड़ा तो नहीं, पर सामने खाली आंगन था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। थक थक थक। आर्या धीरे से बोली, कौन? कोई जवाब नहीं। दस्तक फिर हुई, अब पहले से ज्यादा तेज। आर्या ने डरते हुए दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था, केवल एक कागज पड़ा था। आर्या ने कांपते हाथों से उसे उठाया। उस पर लिखा था, महल में तुम सुरक्षित नहीं हो। वह वापस आ गया है, उससे दूर रहो, वरना अगली लाश तुम्हारी होगी। आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत रुद्र को बताने भागी, पर उसके बाहर निकलते ही एक परछाई ने दूर खड़े होकर उसे जाते देखा। वही काली छाया जिसने वर्षों पहले रानी सारिका को मारा था। रुद्र ने उस गोल की लॉक को घुमाने की कोशिश की, पर वो खुला नहीं। तभी उसे दीवार पर उभरी एक आकृति दिखी, एक कमल का फूल। ये वही निशान था जो पुरानी राजमुद्रा पर भी बना था। मतलब ये रास्ता शारी स्त्रियों का रहा होगा। रुद्र सोच ही रहा था कि पास की दीवार खुद ब खुद धड़ाम से हिली। अंदर अंधेरा था। एक लंबे संकरे गलियारे में धूल उड़ती दिख रही थी। मतलब कोई हाल ही में यहां आया था। रुद्र की आंखों में शक की चमक आ गई। कौन? वह तुरंत मशाल लेकर अंदर गया। नीचे उतरते उतरते उसने देखा कि दीवारों पर बहुत पुरानी चित्रकारी बनी थी। राजाओं, रानियों और एक औरत जो चेहरे पर घूंघट डाले थी। चित्र के नीचे लिखा था, नागिनी। रुद्र का दिल एक पल को जैसे रुक गया। उसने यह नाम कभी नहीं सुना था, पर आगे जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। तहखाने के बीचों बीच एक स्टील का बड़ा दरवाजा था, पुराने जमाने की तकनीक, लेकिन बेहद मजबूत, और उस पर लाल रंग से लिखा था, इस दरवाजे में वो सच बंद है जिसने एक रानी की जान ली और एक राजा की जिंदगी बदल दी। रुद्र ने पढ़ा और पीछे हट गया। मां आप किस सच को छुपाए बैठी थी? आर्या हाफती हुई रुद्र के पास पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे। रुद्र, कोई मुझे मारना चाहता है, देखो ये। और उसने वे चिट्ठी उसे थमा दी। रुद्र की आंखों में क्रोध की लपटें उठ गईं। अब खेल ज्यादा खतरनाक हो चुका है। किसी को पता चल गया है कि मैं इस केस के करीब पहुंच गया हूं।
आर्या ने धीमे से कहा, क्या मैं यहां से चली जाऊं? रुद्र ने उसके हाथ थाम लिए। नहीं, अगर तुम गई तो वे तुम्हें रास्ते में ही मार देंगे। तुम्हारी सुरक्षा अब मेरी जिम्मेदारी है, तुम यही रहोगी मेरे पास। आर्या ने उसकी आंखों में देखा, और वर्षों बाद किसी ने उसे इतनी मजबूती से अपने साथ रखने की बात कही थी। उसकी आंखें भर आईं, पर रुद्र को यह पता नहीं था कि कमरे के ठीक बाहर कोई उनकी बातें सुन रहा था, और वह धीरे से फुसफुसाया, बहुत देर हो चुकी है राजा रुद्र, अब तुम उसे नहीं बचा पाओगे। रात गहरी हो चुकी थी। महल की ऊंची ऊंची दीवारों पर चांद की रोशनी ऐसे पड़ रही थी मानो किसी पुराने जख्म पर हल्की मरहम लग रही हो। लेकिन उस शांत रात के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा था जिसकी भनक तक किसी को नहीं थी। रुद्र और आर्या अब सुरक्षित कक्ष में थे। गार्ड्स को तिगुनी सुरक्षा में तैनात किया गया था, पर जिस दुश्मन से वे लड़ रहे थे वह किसी दीवार से नहीं रुकने वाला था। रुद्र फिर उसी तहखाने में लौटा। वह भारी दरवाजा जिसे खोलने में सदियों का रहस्य दफन था, अब उसका लक्ष्य था। उसने पूरे दस्तावेज खंगाल डाले, हर पुरानी किताब, हर रिकॉर्ड, और आखिरकार एक पुरानी डायरी हाथ लगी। रानी सारिका की डायरी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, पर शब्द अब भी जिंदा थे। नागिनी लौट आई है। मुझे नहीं पता वह कौन है, पर वह मेरे बेहद करीब है। अगर मैं मर जाऊं तो समझ लेना वह यहीं महल में छिपी है। रुद्र के हाथ कांपने लगे। आपने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छिपाया? डायरी के आखिरी पन्ने पर एक चाबी चिपकी हुई थी, वही चाबी जो स्टील दरवाजे को खोल सकती थी। दरवाजा खुलते ही, चाबी घुमाते ही दरवाजा भारी आवाज के साथ खुला। अंदर एक छोटा कमरा था, धमगोंटू, अंधेरा, और उसकी दीवारों पर खून से लिखे शब्द, सत्य सबसे बड़ा हथियार है और यही सबसे बड़ा श्राप। कमरे के बीच में एक लोहे का बक्सा था। रुद्र ने उसे खोला, और जो अंदर था उसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं। अंदर थी रानी सारिका की पुरानी चूड़ियां जो उनकी मौत की रात गायब थी, और एक और चीज, किसी औरत का घूंघट जिसके किनारों पर सांप की कढ़ाई थी। रुद्र जैसे पत्थर का हो गया। उधर आर्या को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी कि अचानक उसने देखा पर्दे के पीछे कोई खड़ा है। कौन? कोई नहीं बोला। आर्या ने धीरे से पर्दा हटाया और उसके सामने वही काली परछाई खड़ी थी, चेहरा ढका हुआ, हाथ में चाकू। आर्या चिल्लाई नहीं। वह पीछे हटते हुए बोली, तुम कौन हो? मैं वह हूं जिसे तुम्हें कभी नहीं देखना चाहिए था। और तभी परछाई आर्या पर झपटी, पर उसी क्षण दरवाजा खुला और रुद्र अंदर आया। हमलावर ने आर्या को धक्का दिया और खिड़की से कूदकर अंधेरे में गायब हो गया। रुद्र ने आर्या को उठाया। तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं? आर्या का चेहरा पीला पड़ चुका था। वह बहुत करीब था। रुद्र ने उसे सीने से लगा लिया। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी आर्या की नजर रुद्र के हाथ में पकड़ी चीज पर गई। वह वही घूंघट था जो उसने तहखाने से लाया था। ये कहां से मिला? रुद्र ने सच बता दिया। आर्या एकदम चौंक कर बोली, रानी सारिका की मौत शायद सिर्फ हत्या नहीं थी। शायद वह किसी ऐसे सच तक पहुंच गई थी जिसे कोई उजागर नहीं होने देना चाहता था। सुबह दरबार बुलाया गया। रुद्र ने सभी मंत्रियों को खड़ा किया। नागिनी कौन है? कौन मेरी मां का हत्यारा है? सबने सिर झुका लिया। पर तभी एक धीमी आवाज गूंजी, नागिनी कोई एक औरत नहीं है महाराज, यह एक उपाधि है। सबकी निगाहें उसी तरफ मुड़ी। महल की बुजुर्ग दाई जो पिछले राजा के समय से किले में थी। रुद्र चौंका। उपाधि? दाई ने कहा, हां महाराज, नागिनी वह होती थी जो राजघराने के गहरे रहस्यों की रखवाली करती थी। यह उपाधि सिर्फ उन औरतों को मिलती थी जिन पर राज परिवार पूरी तरह भरोसा करता था। पर सालों पहले किसी नागिनी ने ही राज परिवार के साथ विश्वासघात किया था। रुद्र बोला, कौन थी वो? दाई ने कांपते हुए सच बताया, आपकी मां की सबसे प्रिय सखी, रानी सारिका की सौतन रजनी। दरबार सन्न रह गया। रजनी जो वापस आ गई थी। रुद्र को याद आया, रजनी जो सालों पहले महल छोड़कर चली गई थी। वो सुंदर थी, तेजस्वी थी, पर उसके दिल में रानी सारिका के प्रति गहरी जलन थी। मतलब मां की मौत। दाई ने सिर झुका लिया। रजनी ही नागिनी थी महाराज।
वह आपके पिता के खिलाफ भी साजिश कर रही थी। जब रानी सारिका को इसका पता चला, उसने सबूत इकट्ठा किए, पर उसी रात उनकी हत्या हो गई। रुद्र के भीतर आग जल उठी और अब वह लौट आई है आर्या को खत्म करने। उस रात महल की छत पर आर्या को अकेला पाकर रजनी ने हमला किया। वह बूढ़ी नहीं थी, बल्कि तेज, क्रूर और चालाक। उसने आर्या को धकेलते हुए कहा, तुझे महल में जगह नहीं मिलनी चाहिए थी। तू वही गलती दोहराने वाली थी जो तेरी मां ने की थी। आर्या चौंक गई। मेरी मां? रजनी हंसी। हाँ, तुझे पता नहीं, तेरी मां महल में दासी थी और वह रानी सारिका की सबसे करीबी बन गई थी। उसे भी सच पता चल गया था, इसलिए उसे भी हटाना पड़ा। आर्या की आंखों में आंसू भर आए। रजनी ने आर्या को छत के किनारे धकेल दिया। अब तू भी मरेगी। पर तभी रुद्र वहां पहुंचा, तलवार लेकर। रजनी, यह खेल अब खत्म होता है। दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। रजनी सांप की तरह फुर्तीली थी, पर रुद्र भी गुस्से में चट्टान बन चुका था। आखिरकार वह रजनी को काबू में करने में सफल हुआ। पर रजनी चीखी, तुम सच नहीं बदल सकते। महल का इतिहास खून से लिखा गया है, और खुद को छत से नीचे फेंक दिया। रुद्र ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर देर हो चुकी थी। नागिनी की कहानी वहीं खत्म हो गई। आर्या रोते हुए रुद्र के गले लग गई। मेरी मां भी इसी साजिश का शिकार हुई थी। रुद्र ने इसका हाथ थामते हुए कहा, अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। अब तुम अकेली नहीं हो। राजमहल में वर्षों बाद शांति लौटी। तहखाने बंद कर दिए गए। रानी सारिका और आर्या की मां दोनों का सम्मान किया गया। कुछ महीनों बाद महल में शहनाइयां गूंजीं। पूरा राज्य खुशियों से भर गया। राजा रुद्र और आर्या का विवाह हुआ। रुद्र ने सबके सामने कहा, इस राज्य को मेरी रानी नहीं, इसकी नई रोशनी मिली है। और आर्या ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।